I'll begin with the essay What I Require from Life, written by John Baden Sanderson Helden. 1892 टू 1964 उनका जो बर्थ है। तो यहाँ पर उन्होंने उन्होंने क्या बताया है कि एक इंसान को लाइफ को लीड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें से रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में बताते हैं कि जॉन पैडन सैंडरसन हेल्डेन उनका नेम था और उनका बर्थ 1892 में ऑक्सफोर्ड में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च इसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने 1910 में अपनी साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट की और उन्हें डार्विन स्पेशल मेडल अवार्ड भी मिला रॉयल सोसाइटी की तरफ से। 1952 में उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, साइंस एंड ह्यूमन लाइफ, कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन। उनका बहुत इंटरेस्ट था एक तो साइंटिफिक जो भी इन्वेंशंस होती है इसमें, और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। वो क्या चाहते थे, बुक्स उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स भी लिखे हैं जो चिल्ड्रन की स्टोरी है, उस पर बेस्ड भी काफ़ी उन्होंने स्टोरी लिखी है। जो ये उनकी थिंकिंग रही है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरीज और सोशलिज्म और जो सोसाइटी की इक्वालिटी, ये किसके लिए था, ये स्टार्टिंग से उन्हें क्या था, डिसलाइकिंग थी कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ रिलीजन। इसलिए वो किसी भी तरह की अथॉरिटी को मानते नहीं थे, वो रिलीजन को अपोज करते थे। जो भी हम कन्वेंशनल थॉट्स मानते थे, इसलिए वो अथॉरिटी को भी उसको भी नहीं मानते थे। ही रिनाउंस्ड द ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ हिज ओन गवर्नमेंट। वो ये कह रहे थे कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ये कैसी पॉलिसीज हैं जिसमें इक्वालिटी को, सोशलिज्म को, इसको नई प्रेफरेंस दी जाती बल्कि कैपिटलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और वो 1957 में इमिग्रेट कर गए थे इंडिया में। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अपनी बुक्स लिखी, साइंस एंड ह्यूमन लाइफ, कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो प्रोज है, ये क्या है, सिंपल एंड ल्यूजिड प्रोज है, बिल्कुल सिंपल सी वर्ड्स लिखे हुए हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्डेन सोशलिस्टिक कन्विक्शंस। वो कितनी जोरदार तरीके से अपने सोशलिज्म के तरीक़ों को समझा रहे हैं, कितने अच्छे से बता रहे हैं, उसके बारे में सारा ये ऐसे है। द राइटर विजुअलाइजेस अ डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री वेयर एवरीवेयर एवरी मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हेल्दी लाइफस्टाइल। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फोसिस दिया है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया है कि लोगों को ऐसी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए जहाँ सभी को बराबर तरीके से अधिकार मिले और एक प्रिविलेज भी मिले कि उन्हें पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इसके लिए भी उन्हें स्पेशल पता चले। वो क्या किसके लिए ज़्यादा बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, वो है कि वो इंसान को जीने के लिए बस पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यूनिट 1 में क्या आता है कि मार्गरेट फुलर ने एक बार कहा था कि आई एक्सेप्ट द यूनिवर्स एज इट इज़। और इसको रिस्पोंड करते हुए थॉमस कार्ली ने क्या रिमार्क दिया कि गॉड शी वुड बेटर, कि उन्होंने मार्गरेट फुलर का रेफरेंस दिया है और रेफरेंस देते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि मार्गरेट फुलर काफ़ी मिस्टिक थी, उन्होंने अपनी पोइट्री, वो भी उस टाइम की एक काफ़ी अच्छी राइटर रही हैं, तो उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में काफ़ी कुछ गॉड के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो वो उनका रेफरेंस देते हुए पूछते हैं, तो वो मार्गरेट का रेफरेंस देकर पूछते हैं कि मार्गरेट फुलर ने कहा था कि जैसी यूनिवर्स है वैसा सब कुछ ठीक है, उसमें सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे ऐड ऑन करते हुए उत्तर कहते हैं कि अगर मैं सोसाइटी में सोचूं कि मैं इस तरीके से चेंज कर दूं, यूनिवर्स में ये चेंज ले आऊं, तो हो सकता है वो हार्मफुल हो। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करना चाहूँ, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हो सकता है हार्मफुल हो जाए। मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि इम्पॉसिबल हो, जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, लेकिन वो चीज़ हो सकता है सोसाइटी के लिए सही ना हो। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था एक बहुत ही पीसफुल एज में हुआ था, जब मैंने सोचा था जब मैं बड़ा होऊंगा तो और ज़्यादा अच्छी पीसफुल दुनिया में बड़ा होऊंगा। लेकिन वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, जब आउटब्रेक हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 का,
उस टाइम की बात कर रहे हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि एक अच्छी दुनिया है रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो हर तरफ क्या है, मारकाट ही मची हुई है, लाइफ ऑफ हीरोइज्म। और एक क्या है, हीरोइक एज में जहाँ पर कोई होप नहीं है कि आगे कुछ पीसफुल लाइफ आएगी भी या नहीं आएगी। हर कोई अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है एक अच्छी दुनिया जीने के लिए। ऐसी दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लाइफ के लिए, कि हम अपनी कंटेम्प्रेरी इरा, जो इस टाइम पे मारकाट वाली दुनिया मची है, वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात कर रहे हैं। हम क्या होप कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि जितना मैक्सिमम अपनी अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, उतना अच्छा हमें बनाना चाहिए। इसलिए वो क्या कहते हैं कि नाउ इज पुटिंग अप ए क्वेश्चन व्हाट आई आस्क फॉर माई सेल्फ। हर किसी इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है, फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथ्स, ये सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि गुड जॉब विद अ डिसेंट वेज। हर कोई ये चाहता है कि ऐसा काम करे जहाँ पर कि अच्छी आज़ादी हो, आज़ादी से वो काम करे और उसको तनख्वाह भी अच्छी मिले। अरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसफर था, उन्होंने कहा, क्या कहा था, हैप्पीनेस इज़ नॉट इन प्लेजर्स, टोटलिटी, इन टोटलिटी द हैप्पीनेस इज़ नॉट इन प्लेजर्स। हम ढूंढते हैं इधर उधर घूमने फिरने में, आने जाने में, शायद जहाँ पर हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में खुशी कहाँ है, जब हम कोई फ्री एक्टिविटी करें, फ्रीली वर्क करें, जहाँ पर कोई इंटरप्शन ना हो, जहाँ पर हम हार्ड वर्क तो करें। ये हेल्डन के व्यूज़ हैं कि हम हार्ड वर्क तो करें, लेकिन ऐसे काम में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसके कि हमें फ्रूट बेरेबल हो, जिसके कि हमें अच्छे आउटकम मिले, अच्छा प्रोडक्टिव काम हो, जो कि लाइफ के लिए डिमांड करे। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं सुबह बस बोरियत से काम कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ऐसी दुनिया, ऐसा काम करना चाहते थे जो कि हर किसी के लिए अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो। वो अपने आप को एक्सेप्शनली लकी मानते हैं, उन्हें ऐसा काम मिल गया था अपनी तरफ से, उन्होंने ऐसी चॉइस कर ली थी जिससे कि वो ऐसा काम था जिससे कि उनकी काम भी अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे और उनको मज़ा भी आता था। लेकिन उन्हें क्या लगता था कि बाकी सभी लोगों के ऐसा नहीं है, उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि उनको पसंद नहीं है। किस तरह के काम की वो बात कर रहे हैं, वो सोचते कि अगर मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ना होता, अगर मैं मेडिकली साइंटिफिक इन्वेंशन और इन सब में मेरा इंटरेस्ट ना होता, तो मैं क्या कर रहा होता, कोई पॉलिटिकल स्पीचेस दे रहा होता, चिल्ड्रन ऐसे लिख रहा होता, साइंस स्टोरीज, या कोई कोरिस्पोंडेंट होता, वॉर कोरिस्पोंडेंट। तो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ कहना पड़ता है जो कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें आगे जिसके हम अंडर काम करते हैं उसके कहने पर बहुत कुछ करना पड़ता है। सो एन्जॉय फ्रीडम। वो कहते हैं कि मुझे फ्रीडम पसंद है, जहाँ पर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकूँ, कैसे भी रह सकूँ, वो मुझे पसंद है। वो आगे कुछ पर्सन प्लेसेस का नेम लेते हैं, लॉर्ड ब्लैक, न्यूज़पेपर, मिस्टर डैश, पिल, मिस्टर जोन्स, ये सारे इमेजिनरी पीपल हैं। तो वो ह्यूमरस इफेक्ट को डालने के लिए कहते हैं कि अगर मैं यहाँ काम नहीं करता तो शायद इनके किसी के अंडर काम कर रहा होता और ऐसा काम कर रहा होता जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ लाइबल है वो मुझे रोकता है, प्रिवेंट करता है ऐसा काम करने से, और जो लॉ ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं वो क्या रोकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। इसलिए मैंने अपने रिक्वायरमेंट के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ। वो कहते हैं कि हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत सिर दर्द भी ना हो, कभी कोई थोड़ी बहुत इलनेस भी ना हो सकता है 7 साल में कभी एक बार मुझे कोई सीरियस इलनेस भी हो जाए, कभी सिर दर्द भी हो जाए, कभी टूथेक भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं बिल्कुल ही काम ही ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा बनना है मुझे कि मैं अपने फिट फॉर वर्क बन सकूँ, इंटरवल्स ले सकूँ अपने वर्क से, और अगर जब मैं अपने काम के लिए फिट नहीं होऊंगा तब मैं मरना प्रेफर करूँगा। और उसके अलावा वो क्या प्रेफर करते हैं कि मेरे आसपास में ऐसे दोस्त हों, ऐसे लोग हों जो कि जिनको कि मैं अपना कह सकूं, क्लीग्स, कॉम्रेड्स, मेरे कंपेनियंस, मेरे जो फेलो बींग्स हैं, वो ऐसे लोग हों जिनको कि जिनके साथ मैं अपनी हर सुख दुख शेयर कर सकूं, सब कुछ उनके साथ बांट सकूं।
सोसाइटी ऑफ इक्वल्स के आगे वो बात करते हैं कि हमें ऐसी सोसाइटी लेकर आनी है जहाँ पर कि हर कोई इक्वली एक दूसरे से ट्रीट करे। अगर किसी को क्रिटिसिज्म भी करनी है, आलोचना भी करनी है, तो वो उसके सामने कर सके, और कोई हमारी आलोचना भी करना चाहता है तो वो भी कर सके। ऐसा नहीं हो कि फ्रेंड्स के बीच में मुझे ऑर्डर्स ओबे करने हों। एक फ्रेंड मुझे कोई ऑर्डर दे, मुझे उसका ऑर्डर ओबे करना है और उसके बाद मेरा उसको करना है। लिबर्टी टू क्रिटिसाइज, वो इसको बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो चाहते थे कि ऐसे फ्रेंड्स हों जिसको कि मैं मुंह पर कुछ भी कह सकता हूं और वो भी मुझे कह सकते हैं, और सेम स्ट्रेचर के हों। वहीं पर ही फ्रेंडशिप ज़्यादा टिकती हैं जो कि हमारे जैसे लोग जब भी मिलते हैं, ना ज़्यादा पुअर ना ज़्यादा रिच, जैसे हम हैं वैसे ही लोग अगर मुझे मिल जाए तो फिर तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत आगे से बहुत अच्छे से टिकती है। नेक्स्ट यूनिट 2 में उन्होंने बात की है कि अगर हम एडवेंचर की तरफ जाएं, कि अगर हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी इसमें बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी लाइफ डेंजरस ही नहीं होगी तो वो तो ऐसा लगेगा कि बस जैसे एक डल सी, एक मोनोटनस सी लाइफ हम लीड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं तो यूज़फुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे रिस्क ले लें कि हमारी जान ही चली जाए। जैसे मोटर रेसिंग, माउंटेनियरिंग जो करते हैं लोग, वो क्या है कई बार अपनी लाइफ को ही रिस्क पर ले लेते हैं। तो हम वो कहते हैं कि मेरी तो बहुत वैल्यूएबल लाइफ है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करने हैं, मैं तो फिजियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने आप पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अपनी लाइफ को जोखिम में डालने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ को रीडिंग में डालूँ। ये चीज़ वो कहते हैं कि मुझे थ्रिल डालती है। मैंने फ्रेंच पोइट की, जो रैम्बो पोइट है, मैंने उसकी पोइट्री पढ़ी थी, तो ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा एडवेंचरस है, ज़्यादा थ्रिल गिविंग है। आगे वो कुछ अपनी डिज़ायर्स की बात करें। ये डिमांड्स नहीं है लेकिन डिज़ायर्स हैं कि मेरा अपना कमरा हो, टोबैको हो मेरे पास, मोटर कार हो, अच्छी क्वालिटी का टोबैको हो, गार्डन हो। वो है कि मैं तो एक्सेप्शनली लकी हूँ कि मेरे पास तो ये सब कुछ है, लेकिन मेरे जो फेलो बींग्स हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, उनके पास वो इतने लकी नहीं है कि उनके पास ये सब कुछ हो। तो मुझे ऐसी सोसाइटी में भी वो पसंद नहीं है कि जब उनके पास ना हो और मेरे पास हो, मुझे तब भी खुशी नहीं मिलती। तो तब मुझे ज़्यादा खुशी हो गई जब उनके पास भी ये सब कुछ होगा। आगे यूनिट 3 एंड 4 में वो बताते हैं कि हर इंसान को प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सोवियत यूनियन में उस टाइम पे क्योंकि वॉर, रिसेशन, डिप्रेशन, कैपिटलिज्म, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसके कारण बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। तो वो कह रहे कि वर्कर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोई भी काम हो वो वर्कर बेस्ड होना चाहिए, जैसे उन्हें पसंद हो वैसा ही काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे जो भी रिसर्च मैं कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बता रहा हूँ, वो एक्चुअल में अप्लाई नहीं हो रहा। इतने बायोलॉजिकल फैक्ट्स मैंने दिए हैं, वो इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, कम्युनिटी के ऊपर तो फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है। वो कहते हैं कि हर जगह जहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है वर्कर्स को, उनको अपनी मर्जी से काम नहीं दिया जा रहा, तो ये तो सोसाइटी में सोशलिज्म नहीं ला रहा, इक्वलिटी नहीं आ रहा। प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है एक काम? जब हम प्लेजेंट कोई काम करें जो हमारे मनपसंद का हो, अच्छा हो, जैसे हंटिंग, गार्डनिंग की बात करते हैं, वो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। उस टाइम सर्वाइवल के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। ये इंटरेस्ट नहीं था, सर्वाइवल था कि हमें अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए ये हंटिंग, कुछ शिकार भी करना पड़ेगा और उसके बाद गार्डनिंग, फसल वगैरह वो सब भी उगानी पड़ेगी। तो ये सब वो बात कर रहे हैं कि अगर हम इनको फेवरेट्स में कल डाल लें अपनी ऑक्यूपेशन में, तो हम अपना काम ऐसा कर सकते हैं जो कि अच्छी, उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो, पैसे भी आए और उसमें हमें मज़ा भी आए। इंडस्ट्री जो कि वर्कर्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और फ्रीडम, वर्कशॉप पे फ्रीडम होनी चाहिए। हर किसी का हेल्दी लाइफस्टाइल होना, अच्छा वर्क करना, फूड, वाटर, वर्क, ये सब कुछ नेसेसिटीज़ है। अगर ये सभी को मिल जाता है तो कभी दिन आ सकता है जब क्लास, सेक्स डिस्टिंक्शंस, ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, सोशलिज्म आ सकता है एक्चुअल में। वो एक रेवोल्यूशन चाहते थे इकोनॉमिक फील्ड में, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे, अगर मैं एबल टू विटनेस हुआ, मेरे पास इतनी देर तक मैं जिंदा रहा जब एबोलिशन हो जाए कैपिटलिज्म का और एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हो जाए जहाँ पर सोशलिज्म हो, सोशलिज्म सब सब जगह आ जाए, तो मैं बहुत पीसफुली मर सकता हूँ। तो वो अपनी अपनी बात में हिटलर, फासिज्म, इन सब की भी बात करते हैं और एक होप रखते हैं, ऑप्टिमिज्म के साथ वो सोचते
हैं कि शायद एक दुनिया आ सकती है जब जहाँ पर पीसफुल एज हो, जहाँ पर हर कोई डिमांड करे इस ऐसी चीज़ का, जब जहाँ पर कि हमें शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये उस टाइम की डिमांड थी लिविंग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, एडवेंचर की नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि सिक्योरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर है वो हर जगह फैली हुई है, बहुत ज़्यादा मारकाट मची हुई है, लोग एक दूसरे को मारने पर आए हुए हैं। तो ये सब कुछ कैसे ख़त्म हो सकता है जब हम चारों तरफ एजुकेशन, मेडिकल, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनका स्प्रेड कर दें, इसको चारों तरफ फैला दें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो क्या बात करते हैं, वो आगे रशिया, स्पेन, इन सब में जो क्लास डिस्टिंक्शंस हैं उसकी एबॉलिशन की बात करते हैं और एजुकेशन को स्प्रेड की बात करते हैं। और इसको सम अप करते हुए उन्होंने सोशलिज्म की बात करी है कि हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे यूनिट में उन्होंने डेथ की बात की। अभी तक तो वो लाइफ की बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि कैसी डेथ जो है वो मुझे चाहिए, ये भी उनकी रिक्वायरमेंट है। वो ऐसे नहीं मरना चाहते कि बहुत ही उदास और मतलब मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतने प्रॉब्लम्स है। वो अपनी सारी कन्विक्शन, वो ऐसी ज़िंदगी चाहते थे जहाँ पर जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है एक लाइफ से, वो सब कुछ अगर उन्हें मिल जाता है तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सक्सेसफुल मानते हैं। तो वो सोक्रेट्स की एग्जांपल देते हैं। जब वो मरा था तो उसके आसपास में बहुत लोग थे, और वो ऐसे नहीं मरा था कि उसका कुछ रह गया है, उसने कुछ अचीव नहीं किया है, उसकी सारी ड्रीम्स एकम्प्लिश हो गई थी, और वो मरते मरते, और वो सॉरी हंसते हंसते मरा था। जब वो मर रहा था तो वो जोक क्रैक कर रहा था। तो वो भी ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं कि वो भी हंसते हंसते मरे। अगर वो सोचते हैं कि उनकी जो भी 3 कंडीशंस हैं, अगर उसमें से 2 भी फुलफ़िल हो जाती हैं, उसके फ्रेंड्स उसके साथ में हैं, तो बस वो फिर उसके अलावा उसे लाइफ से, डेथ से और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस वहाँ यहीं पर उसकी जो लाइफ है वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।